हेलो दोस्तों, मेरा नाम है महेश पोरवाल। मैथपुर में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम थोड़ा रिवीजन करते हैं जो हमने कल जो पढ़ा था। जैसे मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बताया था, उसमें मैंने पहले बताया था एक कोशिकी, बहुकोशिकी, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, उसके बारे में बताया था। दूसरा पार्ट मैंने बताया था जीवद्रव्य बताया था, प्रोटोप्लाज्म बताया था। प्रोटोप्लाज्म के बारे में आपको पूरी डिटेल में मैंने बताया था। प्रोटोप्लाज्म कितने प्रकार के होते हैं। प्रोटोप्लाज्म दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था आपको। कौन सा? एक तो साइटोप्लाज्म, दूसरा होता है कोशिकांग। कोशिकांग मैंने आपको उसमें पूरे डिटेल में बताया था कि क्या होता है साइटोप्लाज्म, क्या होता है कोशिकांग। कोशिकांग के मैंने पूरा एग्जाम्पल दिए थे कौन कौन से होते हैं कोशिकांग। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, ये होते हैं। ठीक है। और जो मेरा साइटोप्लाज्म होता है कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो कोशिका के अंदर जो भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, मतलब द्रव भाव में पाया जाता है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता क्या होता है? जो जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता, उसको हम जैव विविधता बोलते हैं। जैसे हमने उनके आधार पर देखा था, उनका शेप कैसा होता है, उनका साइज कितना होता है, उनका कलर डिफरेंट होता है, इनको देखा था। और इसके आधार पर हमने 3 भागों में इनको बांटा था। कौन कौन से? प्लांट, एनिमल एंड सूक्ष्म जीव, माइक्रो बोलते हैं उसको। ठीक है। और इनके बारे में फिर हमने बोला था कि जो प्लांट में जो ग्रीन ग्रीन कलर होता है वो किस कारण से होता है, तो मैंने बताया था आपको क्लोरोफिल उसके कारण होता है। और जो हमारी त्वचा, जो हमारी स्किन का रंग जो डिफरेंट कलर का होता है, जैसे ब्लैक, येलो, वाइट और प्रकार के होते हैं, ये किस कारण से होते हैं, तो मैंने बताया था मिलानिन एक पिगमेंट पाया जाता है हमारे रक्त में, हमारे स्किन में, जिसके कारण हमारा जो स्किन का रंग होता है वो डिफरेंट कलर का होता है। यहाँ तक हमने कल आपको पूरा डिटेल में बताया था। अब आगे की क्लास पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इसका हिंदी नाम है उपापचय। उपापचय की क्रियाएं। उपापचय क्या है? उपापचय वहाँ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, यहाँ पे जो जैविक क्रिया होती है, ये सभी जीवों में पूर्ण रूप से पाई जाती है। जैविक क्रियाएं ऐसी जो हमारे शरीर में होने वाली जैविक क्रियाएं क्या होती है, जो हमारे शरीर में होने वाली एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी किस फॉर्म में होती है, उसे बोलते हैं हम मेटाबॉलिज्म क्रियाएं। मेटाबॉलिज्म क्या है, उसे बोलते हैं जो हमारे शरीर में होने वाली अनेक मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी किस फॉर्म में होती है, तो होती है बायोकेमिकल सिस्टम के द्वारा। हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक उपापचय क्रिया होती है वो उसके थ्रू होती है, बायोकेमिकल सिस्टम के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब कभी मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊं कि जो मेटाबॉलिक क्रिया होती है वो क्या होती है, जो हमें जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है, उसको ही हम मेटाबॉलिक उपापचय की क्रिया कहते हैं। जैसे हमें खाना जीने के लिए आवश्यक होता है। नींद भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक होती है। सांस लेना भी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारे जीवन को जीने के लिए महत्वपूर्ण घटक होते हैं, उनको हम उपापचय की क्रिया कहते हैं। अब इसके बारे में हमने देखा कि यह भी 2 प्रकार का होता है, मेटाबॉलिक अभिक्रियाएं। कौन से प्रकार होते हैं इसके? एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। इसको हम हिंदी में बोलते हैं उपचय, इसको हिंदी में बोलते हैं अपचय। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया आपको? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म के 2 भाग होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, इनको हिंदी में बोलते हैं उपचय एंड अपचय। ठीक है। अब एनाबॉलिज्म क्या होती है और कैटाबॉलिज्म क्या होती है? जिसको हम जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, ये छोटे छोटे घटक होते हैं, ये आपस में मिलकर एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, उसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म की अभिक्रियाएं। किसी भी चीज का फॉर्मेशन और सिंथेसिस होना ही हम एनाबॉलिज्म की क्रिया कहते हैं। ठीक है। कैटाबॉलिज्म क्या होती है? यह एक बड़ा जो मॉलिक्यूल होता है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में विभक्त हो जाता है, बढ़ जाता है, उसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म की अभिक्रियाएं। यहाँ तक आया दोस्तों समझ में? एक बार मैं और बता दूं, मेटाबॉलिज्म 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपचय
एंड कैटाबॉलिज्म कहते हैं अपचय। यहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं जो आपस में मिलकर जो सिंपलर फॉर्म में होते हैं। ये किस फॉर्म में होते हैं? सिंपलर फॉर्म में, जो बदल जाते हैं सॉलिड फॉर्म में बदल जाते हैं, ठोस रूप में बदल जाते हैं इसमें, ठीक है। और जो ये होता है जो बड़ा वाला, जिसमें अपचय वाला होता है, एक बड़ा, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल में विभक्त हो जाते हैं, इसको यहाँ अपचय की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल के एनाबॉलिज्म में क्या है और कैटाबॉलिज्म में क्या है। तो एनाबॉलिज्म के एग्जाम्पल हमें है, एनाबॉलिज्म के एग्जाम्पल जैसे न्यूट्रिशन इसका एग्जाम्पल है। न्यूट्रिशन को हिंदी में बोलते हैं पोषण। जो हम खाना लेते हैं, वो किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है, और अंदर जाके वो किस फॉर्म में बदल जाता है? सिंपलर फॉर्म में बदल जाता है, इसलिए इसको न्यूट्रिशन कहते हैं। छोड़िए लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? कैटाबॉलिज्म के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन। रेस्पिरेशन को हिंदी बोलते हैं श्वसन, एंड एक्सक्रेशन को बोलते हैं उत्सर्जन। अभी उत्सर्जन क्या होता है? यहाँ पे सवाल पूछा जाता है कि उत्सर्जन क्या है। जो हमारे शरीर के अंदर वेस्ट मटेरियल बनते हैं उसको ही उत्सर्जन कहते हैं। चाहे किसी भी फॉर्म में निकले, चाहे गैसीय फॉर्म में निकले, चाहे नाइट्रोजनस फॉर्म में निकले, जैसे यूरिया निकलता है, उसको हम एक्सक्रेशन कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? एक बार और मैं बता दूं आपको, मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं दो प्रकार की होती है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, उपचय एंड अपचय। उपचय के एग्जांपल मैंने बताया पोषण, न्यूट्रिशन होता है, और कैटाबॉलिज्म के एग्जांपल में होता है रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन मैंने बताया था उत्सर्जन। जो हमारे शरीर में जो भी वेस्ट मटेरियल बनते हैं उनको बाहर निकालना है, एक्सक्रेशन कहलाता है, चाहे वो किसी के भी माध्यम से बाहर निकले शरीर से, ठीक है। यहाँ तक समझना है आपको? अब पढ़ेंगे हम रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इसको बोलते हैं हिंदी में श्वसन। श्वसन क्या होता है? सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना ही हमारा श्वसन कहता है। ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये हमारा श्वसन कहलाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम श्वसन जब लेते हैं तो क्या ऑक्सीजन ही लेते हैं, इसके साथ कोई दूसरी गैस भी लेते हैं? हाँ दोस्तों, इसके साथ दूसरी गैस भी लेते हैं जो वायुमंडल में पाई जाती है। जैसे मैं बताता हूँ, वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर वातावरण में कौन कौन सी गैस पाई जाती है? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। ये कितने परसेंट पाई जाती है? 78%, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है हमारी 21%, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है इनको, कार्बन डाइऑक्साइड, ये पाई जाती है 0.03। इतना परसेंट हमारे ये वातावरण में पाई जाती है, ठीक है। हम लेते तो इसी परसेंट में, जब हम श्वसन करते हैं तो लेते तो इसी परसेंट में, छोड़ते हैं ना तो इस परसेंट में नहीं छोड़ते हम नाइट्रोजन को 78% ही छोड़ते हैं, ठीक है। और जब ऑक्सीजन को छोड़ते हैं तो हमारे 17% ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और 4% जो ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। तो हम 4% इसमें, यहाँ पे ध्यान देना कि 0.03 लेते हैं और 4% हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जो 21% हमारी ऑक्सीजन थी वो परिवर्तित हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। क्योंकि जब ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है तो वो हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनाती है, उसे इसके कारण यहाँ से हमारा 4% कार्बन डाइऑक्साइड हम शरीर के अंदर छोड़ते हैं। अब श्वसन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि श्वसन क्या है। श्वसन मैंने अभी उसका एग्जांपल बताया था कैटाबॉलिज्म का।
कैटाबॉलिज्म का आपको एग्जांपल बताया था। कैटाबॉलिज्म अभिक्रिया है कौन क्या है, रेस्पिरेशन। यहाँ कैटाबॉलिज्म अभिक्रिया है, ठीक है। और जो हमारा भोजन है वो भी एक कैटाबॉलिज्म अभिक्रिया है। कैसे, जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, वो कौन से फॉर्म में होता है हमारा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। कौन से फॉर्म में दोस्तों, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। जब खाना खाते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, तो उसको सिंपलर फॉर्म में बदलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है हमको, तो हमको उसके ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका ऑक्सीकरण होता है भोजन का। उसी के द्वारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो हमारा खाना होता है उसको सिंपलर फॉर्म में बदला जाता है। जैसे मैं बना के बताता हूँ आपको किस टाइप से। मैंने बताया श्वसन क्या है, कैटाबॉलिज्म अभी क्या है। कैटाबॉलिज्म को क्या बोलते हैं, अपचय। अपचय अभी क्या है, ठीक है। जब हम फूड खाना खाते हैं, तो ये कौन से फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। कौन से दोस्तों, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यहाँ पे होता है। तो इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, सिंपलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाता है जब हम ब्रीदिंग करते हैं, श्वसन लेते हैं। जब हम श्वसन लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है। तो जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा, जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा हमारे जो खाना होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ती है। यहाँ तक आया ना दोस्तों समझ में। मैं एक बार और बता दूं, हमारा रेस्पिरेशन श्वसन होता है और कैटाबॉलिज्म अभिक्रिया होती है, ठीक है। कैटाबॉलिज्म अभिक्रिया होती है जो हमारा खाना होता है, जो हम खाना खाते हैं उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं, तो उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हमको ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका ऑक्सीकरण किया जाता है, जिससे वहाँ सिंपलर फॉर्म में बदल जाता है। यहाँ तक आया दोस्तों। अब सिंपलर फॉर्म में बदल जाता है। अब हमने खाना तो खा लिया, अब इस तरह को क्या लाभ होगा, तो हमसे इससे अनेक मिनरल्स मिलेंगे। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, और कौन सा, विटामिन हो गया, फैट्स। इनका हिंदी नाम भी कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन को प्रोटीन बोलते हैं, विटामिन को विटामिन बोलते हैं, फैट्स को हम बोलते हैं वसा, इसको वसा। और मिनरल्स लवण। इत्यादि हमको, जब हमारा भोजन सिंपल फॉर्म में टूटता है तो हमें ये प्राप्त होता है। और इनके द्वारा ही जितने भी ये मिनरल्स है इनके द्वारा हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। किस फॉर्म में ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि किस फॉर्म में ऊर्जा प्राप्त होती है। एटीपी के रूप में हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आया। जो हमारा खाना वो सिंपल फॉर्म में टूटा है उसके द्वारा हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स एंड फैट हमको यहाँ से मिलता है। उसके द्वारा हमको ऊर्जा प्राप्त हुई, किस रूप में, एटीपी के रूप में। अब एटीपी क्या है, इसके बारे में यहाँ पे नोट करके लिखना। एटीपी का फुल फॉर्म, एटीपी क्या है, एटीपी यहाँ एक करेंसी एनर्जी है। कैसे, किस टाइप की करेंसी एनर्जी है, जो हमें, जिससे हमें ऊर्जा प्रदान होती है। इसका फुल फॉर्म लिखना, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। क्या होता है दोस्तों, हिंदी में लिख देता हूं मैं, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, नोट करके लिखना है इसको, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे पोषण। पोषण क्या होता है,
पोषण, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रिशन। पोषण क्या होता है, यह अधिकतर हमारे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, सभी जीवों में अधिकतर ये पाया जाता है पोषण, और सभी में यह पोषण की क्रिया होती है, सभी में पोषण की क्रिया होती है। ठीक है, अब पोषण भी कितने प्रकार का होता है, तो हमने देखा पोषण 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, ऑटोट्रोफिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटरोट्रोफिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ तक आया। हमारा न्यूट्रिशन कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, ऑटोट्रोफिक मेड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोफिक मेड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है दोस्तों, इसमें हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वपोषण, और इसको क्या बोलते हैं, परपोषण। इसको हिंदी में बोलते हैं स्वपोषण, इसको बोलते हैं परपोषण। ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब क्या होता है, सॉरी, ऑटो का मतलब क्या होता है, स्वयं, सेल्फ, स्वयं होता है इसका मतलब। और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑटो का मतलब होता है, ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। मतलब ऐसे जीव जो हम अपने पोषण के लिए स्वयं, जो अपना पोषण स्वयं बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, स्वपोषण उसे ही कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्लांट्स, एल्गी, और कौन सा हुआ, अभी 2 देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते अपने पोषण के लिए, उनको बोलते हैं हम स्वपोषी। ठीक है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल प्लांट और एल्गी हो गया। ठीक है, और एक और बताता हूँ, जुगलीना, यह भी एक स्वपोषी जीव होता है। इसमें यह एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है, यह एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है जो बहुत ही सूक्ष्म होता है। ठीक है, यहाँ तक आया। क्योंकि इसमें खुद का क्लोरोफिल होता है, क्या होता है, खुद का पर्णहरित, क्लोरोफिल को क्या बोलते हैं हम, क्लोरोफिल तो क्या बोलते हैं दोस्तों, पर्णहरित। जैसे इसको सनलाइट मिलती है, यहाँ क्लोरोफिल की उपस्थिति में पोषण इसके अंदर स्टार्ट हो जाता है, जुगलीना। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया आपको ये वाला। अब हेटरोट्रोफिक, हेट्रो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अदर, और ट्रोफिक का मतलब होता है, ट्रोफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। मतलब ऐसे जीव जो अपने भरण पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उनको कहते हैं हम हेटरोट्रोफिक हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पर पोषण उन्हें कहा जाता है। यहाँ तक आया था दोस्तों। अब इसके एग्जाम्पल में हम बताएंगे, एनिमल हो गया, फंगी हो गया, एनिमल, फंगी एंड परजीवी, सेप्रोफाइट बोलते हैं उनको, परजीवियों को। अब परजीवी में अनेक प्रकार का होता है, एक और होता है अमरबेल का नाम सुना होगा ना, कशकुट्टा जिसे कहा जाता है अमरबेल, वहाँ भी एक परजीवी है, अमरबेल। परजीवी का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, अमरबेल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है परजीवी के। जैसे हम बचपन में जब हमारे सिर में जूं पड़ जाती थी, इसमें बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ऐसे जीव भी होते हैं जो ओनली
रहने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं और खाने के लिए अपना स्वयं बनाते हैं, ऐसे भी होते हैं। और ऐसे भी होते हैं जो अपना पोषण खुद करते हैं और रहने के लिए दूसरों पर होते हैं। इस प्रकार से जैसे हमारे शरीर में जूं पड़ जाती है, वो पोषण भी उसी से प्राप्ति करती है और रहती भी उसी वहाँ पे है उसे, जैसे जूं इसका एग्जाम्पल हो गया परजीवी का। ठीक है दोस्तों, और इसमें कुछ बचा है, अधिकतर मैंने आपको मेरा 100% देने की कोशिश की है। मैं एक बार पूरा रिवीजन करा देता हूँ कि मैंने आज को आपको क्या क्या पढ़ा है। शुरू से पढ़ा है मेटाबॉलिज्म में क्या है। मेटाबॉलिज्म में क्या अपने दो प्रकार की होती है, अधिकतर सभी जीवों में पाई जाती है। ठीक है, अधिकतर दो प्रकार की होती है, कौन कौन से, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म होती है अपचय उपचय और अपचय होती है। उपचय अपचय के मैंने एग्जांपल बताए थे आपको। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन, श्वसन पढ़ा था। श्वसन में क्या होता है, हमारे द्वारा ऑक्सीजन ली जाती और छोड़ी जाती है। ऑक्सीजन को ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे द्वारा छोड़ी जाती है, उसको एक कहते हैं हम रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में बताया था कौन कौन से गैस हमारे अंदर लेते हैं। हाँ, नाइट्रोजन बताया था मैंने आपको, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन को कितने परसेंट लेते हैं हम, 78%, ऑक्सीजन को 21% और कार्बन डाइऑक्साइड को 0.03%। बस कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते कितना परसेंट है, 4%। जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो 21% होती है, जो कन्वर्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, जो 4% उससे हमारे श्वसन के द्वारा बाहर निकलती है। फिर हमने बताया जो हमारी जो श्वसन होती है, रेस्पिरेशन होती है, एक कैटाबॉलिज्म अभिक्रिया होती है। जो हमारा भोजन खाते हैं कौन से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, कौन से फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। उसको सिंपलर फॉर्म में बदलने के लिए हमको ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी है। एक बात और याद रखना, किसी भी चीज़ को हमको जलाने के लिए, किसी भी वस्तु को जलाने के लिए उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति होना जरूरी है, अदरवाइज वो नहीं जलेगी। आपने देखा होगा किसी भी जलती हुई वस्तु जब हम उसको ढक देते हैं, जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो वहाँ बुझ जाती है। इस कारण से उसको ऑक्सीजन क्योंकि नहीं मिल पाती, इसलिए किसी भी वस्तु को जलने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति होना जरूरी है। वहाँ पर बताया था मैंने। फिर हमने बोला था कि हमारा जो फूड होता है, जो हमारा खाना होता है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है और सिंपलर फॉर्म में बदल जाता है। सिंपलर फॉर्म में बदल जाता है, उससे हमको क्या क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, फैट्स मिलते हैं, ये सब हमको उससे मिलते हैं। और क्या करते हैं, एटीपी के रूप में हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। किस रूप में दोस्तों, एटीपी के रूप में। अब एटीपी को हमने फुल फॉर्म बताया था आपको, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखना दोस्तों, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है इसको, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको हिंदी में बोलते हैं स्वपोषण, इसको बोलते हैं परपोषण। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते, उनको बोलते हैं हम स्वपोषी। और परपोषण मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन और रहने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उनको कहते हैं हम परपोषी जीव। इसके एग्जाम्पल प्लांट, एल्गी, यूग्लिना मैंने बताया। इसके एनिमल, फंगी, परजीवी, पैरासाइट्स होते हैं। ये परजीवी मैंने बताया अमरबेल, वो किसी पेड़ पर लगी होती है तो उसको पूरा उस पर रहना भी उस पर होता है, उसका पोषण भी उससे प्राप्त करती है, इसलिए वो परजीवी का एक उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अब हमने थ्योरी पूरी पढ़ ली है शुरू से लास्ट तक, जो भी हमने पढ़ा है। अब उसका हम ऑब्जेक्टिव लाएंगे, तो आइए लगाते हैं हम ऑब्जेक्टिव। दोस्तों अब हम करते हैं ऑब्जेक्टिव। जो भी जितना भी हमने थ्योरी पढ़ा है अब उसको ऑब्जेक्टिव लगाने जा रहे हैं। तो आपने यदि थ्योरी अच्छे से पढ़ा होगा तो आप ऑब्जेक्टिव लगा पाएंगे, और जिस किसी ने भी अभी थ्योरी नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जाके पहले थ्योरी पढ़े, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारे शरीर में किसी सिंपल मॉलिक्यूल मतलब सरल पदार्थ से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से जटिल पदार्थ के रूप में फॉर्मेशन मतलब निर्माण होना कौन सी क्रिया कहलाती है। दोस्तों यदि आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी हो तो इसका आंसर आप आसानी दे सकते हो, कौन सा, एनाबॉलिज्म। इसका हिंदी का मतलब क्या होता है, उपचय। क्या होता है दोस्तों, उपचय। और कैटाबॉलिज्म क्या होती है, इससे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जो हमारा जो फूड होता है जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे दोस्तों, सिंपल फॉर्म में। ठीक है, जैसे हमारा कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये चीज़ हुई, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, इसका सिंपलर फॉर्म में ऐसे ऐसे हो जाना।
क्या कहलाता है दोस्तों? कैटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म, ये दोनों, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म के ही प्रकार होते हैं हमारा एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। आया दोस्तों समझ में? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन क्या है? श्वसन क्या है? एनाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म है, क्या है? श्वसन एक हमारा कौन सा है? कैटाबॉलिज्म। अपचय अभिक्रिया है। कौन सी दोस्तों? अपचय। अपचय अभिक्रिया। अभी एनाबॉलिज्म मैंने आपको ऊपर बताया कि एनाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है। ओके, मेटाबॉलिज्म में दोनों, मेटाबॉलिज्म ही इनके प्रकार है, ठीक है दोस्तों। अब थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कैटाबॉलिज्म। हमारे शरीर को ऊर्जा, एनर्जी किस रूप में प्राप्त होती है? किस रूप में प्राप्त होती है दोस्तों? एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, या ए एंड बी दोनों, नॉन ऑफ दिस। तो हमारे मैंने बताया था दोस्तों वहाँ पे किस रूप में हमको ऊर्जा प्राप्त होती है? एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म बताया था मैंने आपको, क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यह मैंने बताया था, जिसे एनर्जी करेंसी कहा जाता है। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ वाला क्वेश्चन, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एटीपी का फुल फॉर्म मैंने वहाँ पे बताया था। एटीपी का क्या फुल फॉर्म है दोस्तों? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट क्या होता है? ये एडीपी का फुल फॉर्म होता है। किसका? एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और हमारा एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने बताया था, हमारे द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो 21% लेते हैं, बट हम जब छोड़ते हैं तो कितनी परसेंट छोड़ते हैं? तो मैंने बताया था वहाँ कितने परसेंट छोड़ते हैं दोस्तों? 17%। क्योंकि मैंने बताया था जब हम नाइट्रोजन लेते हैं तो 78% लेते हैं, जितनी वायुमंडल में पाई जाती है। हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 0.03। और ऑक्सीजन कितनी होती है वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में? 21%। ठीक है, हम लेते तो इसी परसेंट में है, बट छोड़ते इस परसेंट में नहीं है। छोड़ते हम 71% ही है, बट कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 4% छोड़ते हैं। और हमारी जो ऑक्सीजन 21% से होकर 70% हो जाती है, जो हमारी ऑक्सीजन हो कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। हमारा आंसर क्या होगा? 70%। सिक्स वाला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा स्वपोषी है? ऑटोट्रॉप्स कौन सा है इसमें? ऑटोट्रॉप्स जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, वो इसमें कौन सा है? एनिमल, फंगी, एल्गी या पैरासाइट्स? तो आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों? एल्गी। एल्गी। एल्गी मतलब क्या होता है? शैवाल। क्या होता है दोस्तों? शैवाल। तो शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। जैसे ये सनलाइट इसको मिलता है, इसमें क्लोरोफिल, इसमें जो पोषण होता है वो स्टार्ट हो जाता है, इसलिए। और हमारे जो एनिमल है, फंगी है, ये सब कैसे होते हैं? हेटरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है दोस्तों। पैरासाइट भी, इनको हिंदी में बोलते हैं परजीवी। ठीक है। सेवंथ वाला क्वेश्चन देखते हैं। यूग्लिना क्या है? यूग्लिना एक बैक्टीरिया है, वायरस है, या प्रोटोजोआ है, या पैरासाइट्स है? तो दोस्तों क्या है हमारा आंसर? क्या हो जाएगा? यूग्लिना एक प्रोटोजोआ है। ठीक है दोस्तों। बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? वायरस की खोज किसने की थी? और पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स से मैंने ऊपर बताया आपको, परजीवी होते हैं। जैसे मैंने वहाँ पे आपको एग्जांपल बताया वो परजीवी, जैसे एमरबेल का इसका बताया था, कसकुट्टा। ठीक है, जो एक पेड़ पर रहती है, उसके चारों ओर रहती है, उसका पोषण भी उसी से प्राप्त करती है और रहती भी उसी पर है। ठीक है। वायरस की खोज किसने की थी दोस्तों? वायरस की खोज की थी इवानोवास्की ने। कितने? इवानोवास्की। इवानोवास्की। ठीक है दोस्तों। एट्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। अमरबेल क्या है? जैसे मैंने आप अमरबेल अभी बताया क्या है? पैरासाइट्स है, अभी जस्ट बताया आपको ऊपर मैंने। घुमा फिरा के क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है। कवक क्या होता है? अभी हमें बताया, ऊपर बताया था, स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। ठीक है।
9th वाला क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? कौन सी 78% कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? नाइट्रोजन। और वायुमंडल में तो पाई जाती है नाइट्रोजन, पर ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो पाई जाती है हमारी हाइड्रोजन। कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस सबसे अधिक पाई जाती है। ये ऑक्सीजन है, ये जल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पता होगा ना आपको, 0.03% हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। 10th क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक अपचय अभिक्रिया किस रूप में होती है? बायोफिजिकल रिएक्शन के रूप में, बायोकेमिकल रिएक्शन के रूप में, या ऑक्सीडेशन, या नॉन ऑफ दिस। बायोफिजिकल क्या होता है? बायोफिजिकल क्या होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं जैव भौतिकी अभिक्रिया, जैव रासायनिक अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीकरण। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? हमने शुरू में पढ़ा था मेटाबॉलिक अभिक्रिया किस रूप में होती है हमारे शरीर में, बायोकेमिकल रिएक्शन के रूप में होती है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, 11th क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बताया था पिछले पार्ट में हमने किया था कि विटामिन के ऐसे 4-5 क्वेश्चन मैं हर वीडियो में लाऊंगा ताकि आपको इसकी भी प्रैक्टिस चलती रहे कि किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, किस विटामिन को, इनके बारे में मैंने पहले भी आपको पूरा डिटेल में बताया है। यदि आपको याद होगा इनमें से पूरा कुछ भी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? विटामिन डी, जो हमें सूर्य से प्राप्त होता है। किससे दोस्तों? सूर्य से प्राप्त होता है विटामिन डी। ठीक है, विटामिन ए का सर्वाधिक स्रोत कौन सा है? सबसे अधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है दोस्तों? गाजर में। किस में पाया जाता है? गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी किस में पाया जाता है? विटामिन सी, खट्टेदार फलों में पाया जाता है विटामिन सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? कौन से में पाई जाती है दोस्तों कोबाल्ट धातु? विटामिन के में। किस में पाई जाती है दोस्तों? विटामिन के में हमारी कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? नपुंसकता रोग हो जाता है इसकी कमी से। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से थायमिन हो जाता है। तो इसका रासायनिक नाम है थायमिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सूर्य में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? अभी मैंने जस्ट आपको ऊपर बताया कौन सा विटामिन दोस्तों? विटामिन डी हमें सूर्य से प्राप्त होता है। विटामिन सी खट्टेदार फलों से प्राप्त होता है। विटामिन बी दूध, अंडा, मांस, मछली से प्राप्त होता है। और सर्वाधिक विटामिन ए किसमें होता है? गाजर में। इसका बताया था, और इनका रासायनिक नाम भी मैंने पहले पार्ट में बता दिया है, जिसने नहीं देखा हो जाके देख ले पहले उसको। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जस्ट मैंने ऊपर बताया कौन सा अम्ल? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटियों के डंक में। किसमें? चींटियों के डंक में हमारा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल हमारा किस में पाया जाता है दोस्तों? दूध में। दूध में पाया जाता है हमारा लैक्टिक एसिड। और ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड यह हमारा अधिकतर टमाटर में पाया जाता है हमारा ऑक्जेलिक एसिड। और हमारा सही आंसर क्या हो जाता है? सिट्रिक एसिड, जो खट्टेदार फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मछलियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जो मछलियों के लीवर में अधिकतर कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब विटामिन के बारे में मैंने पूरा डिटेल में बताया आपको, विटामिन बी के बारे में बताया, विटामिन ए के बारे में बताया। ऐसे हर एक जब हमें क्लास होगी उसमें ऐसे ही विटामिन के बारे में पूरा डिटेल में बताता रहूँगा आपको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।